हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋषि रोनियार आपका पीसीएस अड्डा में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं इस वीडियो में जो बच्चे 66 बीपीएससी मेंस देने वाले हैं या 67 बीपीएससी का मेंस देंगे या अन्य किसी पीसीएस या यूपीएससी का मेंस देने वाले हैं, यह वीडियो उनके लिए है कि अपने मेंस राइटिंग में जो भी प्रॉब्लम होती है उनमें ये बताया जाएगा कि कैसे सुधार कर सकते हैं, कैसे क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करें, कैसे प्रोसेस को आगे बढ़ाएं। सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे इस वीडियो में, आप लोग अंत तक बने रहें। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको पीसीएस से लेकर यूपीएससी की तैयारी कराने में आपको मदद की जाएगी। इसमें सब फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों। मैं 66 बीपीएससी मेंस में जो बच्चे दे रहे हैं उनके लिए मैं डेली आंसर राइटिंग का प्रोग्राम चला रहा हूँ, जिसमें 400 प्लस बच्चे शामिल हैं और डेली आंसर राइटिंग कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको जुड़ना हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप लोग जुड़ सकते हैं और डेली आंसर राइटिंग कीजिएगा तो आपका कॉपी मूल्यांकन करके उसी समय दे दिया जाएगा, जिससे आपको पता चलेगा कि आप कितना क्या कर रहे हैं और कितना आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ठीक है दोस्तों, चलिए आप लोग को वीडियो को स्टार्ट करता हूं और बताता हूं कैसे क्या करना है। दोस्तों, ये आपको जो भी है इसमें जो आंसर राइटिंग का बताया जाएगा टिप्स, इसमें आपको बता दूं कि मेरे द्वारा बहुत सारी कॉपी चेक किया गया है। जो बच्चे कॉमन गलतियां करते हैं उस पर चर्चा की जाएगी। साथ ही जो बच्चे एग्ज़ाम निकाल चुके हैं, बीपीएससी हो या अन्य पीसीएस हो, उनका इसमें हेल्प लिया गया है और सारे थोड़ा इंक्लूड करके आपको बताया जाएगा। ठीक है, चलिए अभी मैंने जो बहुत सारे जो टेस्ट हुआ, लगभग 12-13 टेस्ट हो गए हैं। उन टेस्ट में जो बच्चे कॉमन गलतियां कर रहे हैं वो ये है कि बहुत सारे बच्चे प्रश्न को समझ नहीं पा रहे हैं कि प्रश्न पूछ क्या रहा है और आपको लिखना क्या है। अगर जो डिमांड सप्लाई आप लोग देखे होंगे, मैं लिखा हूँ, जो डिमांड रहता है अगर उसका सप्लाई कीजिएगा तो गुड मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। ये डिमांड सप्लाई का रूल होता है। तो वही है, जो क्वेश्चन पूछता है आप लोग अगर वो नहीं लिखते हैं तो आपको अच्छा मार्क्स कभी नहीं मिल सकता है। जैसे मैं अभी 2 दिन पहले ही टेस्ट लिया था जिसमें पूछा था बेरोजगारी की समस्याएं क्या हैं, तो लोग बेरोजगारी का कारण बता रहे थे। मैं समस्या पूछा हूँ, लोग कारण बता रहे हैं। तो ये डिमांड कुछ और है, सप्लाई कुछ और की है, तो इसलिए मैं नंबर नहीं दिया था। तो ऐसा ना करें, क्वेश्चन के अनुसार डिमांड के अनुसार लिखना है। ठीक है, तो यही था जो आप पहले तो प्रश्न को समझें, ये आप लोग की कमी है। दूसरी है कि क्वेश्चन के मुताबिक आंसर लिखें। तीसरी है कि बेसिक गलतियां ना करें। बेसिक गलतियां है कि आप मेरे जाइएगा, एक बना हुआ है वीडियो, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, या आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, हाउ टू राइट अ गुड आंसर, वो मेरा पहला वीडियो है। उसमें बताया गया है कि बेसिक गलतियाँ नहीं करना। बेसिक गलतियाँ होती है, जैसे मान लीजिए एक पेज है, ये मान लीजिए एक पेज है, इस पेज में आपको लिखना कहाँ से है, तो लिखना यहाँ, आप थोड़ा सा यहाँ से स्टार्ट छोड़ के आप यहाँ से स्टार्टिंग कर सकते हैं। इंट्रो कभी भी हाफ पेज के अंदर लिखे, कम से कम 3 से 4 या 5 लाइन हार्डली में इंट्रो लिखे और सारगर्भित छोटा सा लिखे, अच्छा सा इंट्रो लिखे, क्योंकि कहा जाता है फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर आपका पहला इंप्रेशन अच्छा है तो आगे और अच्छा जाता है, एग्जामिनर आपका बहुत अच्छा से आपको नंबर मिलता है। ठीक है, तो अब पहला इंट्रो थोड़ा सा अच्छा लिखने का प्रयास करें, इस पर प्रैक्टिस करें थोड़ा। 2-4 क्वेश्चन का आंसर केवल इंट्रो ही लिखें जिससे आपका अच्छा हो। इंट्रो 4 से 5 लाइन में लिखे, थोड़ा सा दूर दूर पे लिखे, पूरा सटा के भी नहीं लिखे। बहुत सारे देख रहे हैं कि एक ही लाइन में 10 वर्ड कर दिए हैं। 10 वर्ड नहीं, एक लाइन में केवल 5 वर्ड लिखिए, अच्छा से थोड़ा दूर दूरी पे गैप करके, क्योंकि वाइट पेज पे लिखना होता है। साफ साफ लिखिएगा तो अच्छा दिखेगा और अच्छा मार्क्स आएगा। तो इन बातों को ध्यान रखें। ठीक है, तो ये बेसिक था, आप मेरे जाइएगा वीडियो में तो बेसिक पता चल जाएगा। और उसके साथ ही आप लोग स्टार मार्क करते हैं, ये सब नहीं करना है, एरो का चिन्ह नहीं देना है और भी बिंदु का नहीं देना है। ये सब मैं पहले वीडियो बनाया हूँ बेसिक गलतियाँ का, वो लोग वहाँ से देखकर सुधार सकते हैं। और प्रश्न का समझना, प्रश्न के मुताबिक उत्तर ना लिखना, इसके लिए मैं इस चीज़ में चर्चा किया हूँ। ठीक है, चलिए इसके साथ ही मैं थोड़ा आपको सुझाव बता दूं, जो भी पूछा जाए उसको हेडिंग बनाकर लिखना है। ठीक है, ये चीज़ को मैं अभी आगे बताऊंगा, क्वेश्चन के साथ एग्जाम क्वेश्चन दूंगा, उसके साथ आपको डिस्कस करके बताऊंगा कैसे हेडिंग करके लिखना है। इस बात को ध्यान रखना, इससे अच्छा मार्क्स मिलता है। ठीक है, साफ साफ और स्पष्ट लिख, अभी मैं बताया, थोड़ा दूर करके एक पेज में अच्छा से लिखना है साफ साफ। ठीक है, इन बातों को याद रखें, ध्यान रखेंगे। तीसरी बात है, किसी मुद्दे पर किसी एक पक्ष पर ज़्यादा जोर नहीं देना है, बैलेंस उत्तर लिखना है। सरकार की अगेंस्ट उत्तर नहीं लिखना है। ठीक है, अगर कोई कानून है उसके बारे में पूछा जा रहा है कि इसका कमियां क्या है, तो सही आप बताइए कि ये कमियां हैं, लेकिन जब आप निष्कर्ष लिखिएगा तो एक बैलेंस उत्तर लिखना है। ये नहीं कि आपने आलोचनात्मक ही पूरा रख दिए, सरकार को ही दोषी करार दिए, ऐसा नहीं करना है। संविधान के अनुसार आपका आंसर होना चाहिए। सरकार कुछ भी करे उससे कोई आपको मतलब नहीं, आपको रिजल्ट चाहिए। तो आपको प्रो गवर्नमेंट रहना है, ये नहीं कि आपको गवर्नमेंट का पूरा गलत साबित कर देना, ऐसा नहीं करना है। हाँ, इसका आलोचना जरूर बताएंगे, 2 पक्ष में रहेगा तो 2 विपक्ष में रहेंगे, 2 या 3 का अपना
बनाना बना लीजिएगा, 2 पॉइंट इसमें देंगे तो 3 पॉइंट इसमें देंगे, 3 देंगे तो 4 देंगे, पक्ष और विपक्ष में देंगे, लेकिन आपका बैलेंस अप्रोच रहेगा। अगर किसी चीज़ को आप एक ही मत देना चाहते हैं कि नहीं यही चीज़ सही है, तो किसी कोटेशन का यूज कीजिए। जैसे सुप्रीम कोर्ट बोला है कि ये चीज़ गलत है, तो सुप्रीम कोर्ट कोटेशन डाल के निष्कर्ष में लिख सकते हैं कि इनका यह मानना था कि ये गलत है, ये सुधार किया जा सकता है, ठीक है। अदरवाइज किसी भी कानून का निष्कर्ष पूछा जाए या कोई भी डायलेमा वाला क्वेश्चन में निष्कर्ष देना है, तो सबसे अच्छा होता है कि लिख दीजिएगा हालांकि इसमें कुछ कमियां हैं, लेकिन ये सुधार करने पर ये कानून और बेहतर हो सकता है, जिससे किसानों का चाहे जो भी हो उनका भलाई होगा। तो इस प्रकार से बैलेंस, थोड़ा सा कमी, थोड़ा सा सुझाव और थोड़ा सा और बेहतर, ये कानून बेहतर है और निष्कर्ष हो गया। तो कितना अच्छा, ऐसे आप लोग लिखें, एक तरफ से नहीं, क्योंकि अभी मैं जो क्वेश्चन दिखाऊंगा आप लोगों को, उसमें बच्चे बहुत सारे यही गलती किए थे कि कानून के केवल विरोध में ही लिख दिए थे, सपोर्ट में कुछ नहीं लिखे थे। तो ये सब चीज़ गलत है, आप लोग बैलेंस करके चलेंगे, ठीक है। साथ ही ये देखिए, इसमें थोड़ा सा वो बात लिखा हूँ, अगर अच्छा उत्तर लेखन कोई एक दिन का कार्य नहीं है, निरंतर अभ्यास कीजिएगा, छोटी छोटी गलतियों को सुधार कीजिएगा। तो अगर आप ये छोटी छोटी बातों को ध्यान रखेंगे तो निश्चित ही सुधार होगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, छोटे छोटे प्रयास ही बड़े बदलाव लाते हैं, ठीक है। तो आप सब सफलता के लिए छोटे छोटे प्रयास करते रहिए, डेली कुछ ना कुछ अपने आंसर राइटिंग में सुधार करने का प्रयास कीजिएगा। हाँ जी, ये सुधार करेंगे। दोस्तों, आप लोग इन सब जो भी आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं, तो एक बुक कॉपी ला लीजिए, उसमें 2-3 पेज लिखिए कि हाउ टू राइट अ गुड आंसर। उसमें वो पॉइंट्स को नोट कीजिए कि हाँ हमको 2 बार से 3 बार क्वेश्चन को पढ़ना है, ये एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि पैराग्राफ कैसे चेंज करना है, ये बनाइए, क्योंकि जितना अच्छा रिप्रेजेंट कीजिएगा, आपके पास कपड़ा है अच्छा, लेकिन आपको पहनने का तरीका नहीं मालूम है, तो अच्छा थोड़ी दिखिएगा। उसी प्रकार से आपको नॉलेज है, लेकिन आप उसको अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कीजिएगा तो गुड मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है। नो डाउट कि आप पीटी पास है तो आपको पास नॉलेज है, लेकिन बहुत सारे बच्चे इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि उनको रिप्रेजेंट करने का तरीका नहीं मालूम होता है, ठीक है। तो इसलिए 1 पेज 2 पेज ले लीजिए, उस पर लिखिए, मेरा दोनों वीडियो देखिएगा तो काफ़ी हेल्प हो जाएगा। इसमें पैराग्राफ कैसे चेंज करना है, स्टार कहाँ देना है, कब अंडरलाइन करना है, कब आपको एक्स्ट्रा एक्टिविटी दिखानी है, कब मैप बनाना, सारा चीज़ बताया गया। इस वीडियो में कुछ बताया जाएगा, तो इसको सबको पॉइंट नोट कीजिए, उसको दीवार पर चिपका के देखते रहिएगा, हाँ इस चीज़ को यूज करना है, तो आपको आंसर खूबसूरत होगा और अच्छा मार्क्स मिलेगा, ठीक है। चलिए देखिए, क्वेश्चन को समझने में, क्वेश्चन के टाइप्स होते हैं एग्जाम में, 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो इजी होता है, दूसरा हार्ड होता है। या तो आसान पूछा जाएगा या हार्ड पूछा जाएगा। हार्ड में 2 प्रकार के होते हैं, एक तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जो किसी स्टेटमेंट में देकर आपको फंसाया जाएगा कि आप बताइए क्या आप करना चाह रहे हैं। दूसरा एनालिटिकल होगा, आप प्रशासन में जाने वाले हैं तो आप में कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए, इसलिए एनालिटिकल क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप किस मेंटालिटी के आदमी हैं और इस प्रशासन में आइएगा तो कैसे काम कीजिएगा, तो उसको जांचने के लिए एनालिटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ईजी केवल फैक्ट के लिए कि हाँ ठीक ठाक है कि नहीं। तो उसी प्रकार से चलिए कुछ क्वेश्चन दिखाता हूँ। जैसे ये 65 बीपीएससी में क्वेश्चन आया था, इजी क्वेश्चन है। 1857 का कारण क्या थे, बिहार में उसका प्रभाव क्या था, ठीक है। 2 पार्ट में बटा हुआ है, 38 मार्क्स का है। आप समझ लीजिए 2 है तो 19 का होगा। तो आप सिंपल सा कीजिए कि थोड़ा सा 4-5 लाइन में इंट्रो दीजिए कि हाँ जी 1857 के बारे में मैं ये समझता हूँ। उसके बाद देखिए, अभी मैं ऊपर एक पॉइंट था कि हेडिंग बनाकर लिखना है, ठीक है। तो यहीं पे हेडिंग बनाएंगे, 1857 का निम्न कारण थे, ठीक है। उसके बाद ऐसे घेर देंगे, लाइन दे देंगे, उसके बाद 1 कारण, 2 कारण, 3 कारण, जितना कारण देना है 1-1.5 पेज में कारण दे देंगे। तो इस प्रकार से, ये नहीं कि अपना इंट्रो लिखें उसके बाद अपना पैराग्राफ में चाहे जो भी हो अपना हेडिंग बना देंगे तो एग्जामिनर देखेगा कि हाँ यहाँ से बच्चा निम्न कारण स्टार्ट किया और ये कारण 1-2 चिन्ह के बारे, ठीक है। तो इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है। अब जैसे देखिए प्रभाव है, तो प्रभाव को आप पैराग्राफ में लिखिए, इसको पॉइंट में ना लिखिए, क्योंकि प्रभाव पैराग्राफ में ही बेटर होता है। प्रभाव उसके बाद दे देंगे 1.5 पेज में, 1.5 पेज में, तो आपका आंसर कंप्लीट होगा। अब इसके अलावा क्या कर सकते हैं, तो अभी देखिए इसमें आप बिहार का मैप बना सकते हैं। बिहार का मैप बना के उसमें दिखाइएगा कहाँ कहाँ इसका प्रभाव था, कौन प्रभाव क्षेत्र वाले थे। भारत का मैप बना के दिखा सकते हैं कि हाँ जी कहाँ इसका प्रभाव वाला क्षेत्र था, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा एक्टिविटी है। अब इसमें देखिए, अब बहुत सारे लोग बिहार में क्या परिणाम था, परिणाम नहीं लिखना है, प्रभाव लिखना है। क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करेंगे, पहले लिखना क्या है, कारण पे गोल घेरेंगे, प्रभाव पे गोल घेरेंगे, और यही दोनों को फोकस करके लिखेंगे। तो ये तो इजी था, सब लोग जानते हैं, ऐसे ही करे होंगे। आगे बढ़ता हूँ, देखिए एक और इजी क्वेश्चन का एग्जाम्पल देता हूँ। इसे देखिए, ऑस्ट्रेलिया के जंगली आग, ब्राज़ील के अमेजन दाह जैसे तात्कालिक आपदाओं को उनके कारण, देखिए कारण पूछा, तथा स्थानीय परिस्थितिकी और वैश्विक परिस्थितिकी दशाओं के प्रभाव माने इसमें क्या है, मेन है कारण और प्रभाव में 2 है। ये चीज़ आपको हेडिंग में दिखनी चाहिए, स्थानीय प्रभाव और वैश्विक प्रभाव। तो लिखेंगे कि जंगल में आग के निम्न कारण हैं, 1, 2, 3, 4 जितना कारण देना उसके बाद, ठीक है। उसके बाद प्रभाव लिखेंगे, इसके निम्न प्रभाव हुए, स्थानीय प्रभाव, हेडिंग बनाएंगे, उसके बाद लिखेंगे, फिर लिखेंगे वैश्विक प्रभाव,
हेडिंग बनाएंगे उसके नीचे लिखेंगे। तो ऐसे लिखेगा तो एग्जामिनर इसमें देखिए कीवर्ड है, यही को देखेगा, इसी को पार्ट में उसको बांटा गया है, इसमें नंबर डिवाइड है हर एक का। अगर एक भी पार्ट मिक्स करते हैं, अगर कारण नहीं लिखते हैं, चाहे स्थानीय प्रभाव नहीं लिखते, जो भी अगर छोड़िएगा उसका नंबर कट जाएगा और उसमें से घटा के आपको मार्किंग की जाएगी। तो ऐसा ही आपका नंबर कमाने वाला, इसलिए हर एक पॉइंट को हम दर्शाएंगे, जो पूछा गया उसको बताएंगे। उसके बाद कह रहा है जांच कीजिए, तो इसमें क्या प्रयास किए गए हैं, क्या कमी है, उसको भी दिखाना है। ठीक है, तो टोटल ये 5 पार्ट में क्वेश्चन था। अगर इस प्रकार से लिखिएगा तो बेहतर नंबर आएगा। ठीक है, तो ये था आसान पर। अब देखिए आपको हार्ड दिखाता हूँ, हार्ड प्रकार के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। ये था हार्ड पर, जैसे भारतीय राजनीतिक गलिया नहीं है, ये गलत वर्ड प्रिंट हो गया है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था राष्ट्रोन्मुखी न होकर व्यक्ति उन्मुखी है, इस तथ्य को बिहार राज्य के परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो पहले देखिए ये कितना स्टेटमेंट है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था राष्ट्रोन्मुखी ना होकर व्यक्ति उन्मुखी है। तो पहले इस स्टेटमेंट को हम लोग एक पेज में स्पष्ट करेंगे, क्योंकि उसके बाद बिहार पे जाएंगे। इस क्वेश्चन में इस तरीके से डील किया जाए। जब ये स्टेटमेंट पूछे तो पहले स्टेटमेंट के बारे में कुछ बताइए, तो पहले बता देंगे कि हाँ जी भारत में ये राजनीतिक व्यवस्था है। इसमें देखा जाए तो जिस 2014 के बाद से देखा जाए तो जिससे मोदी गवर्नमेंट आया है उसके बाद से सारा चुनाव मोदी के नाम पर ही हो रहा है। तो मैंने व्यक्ति पर विशेष डाला हो गया है। ठीक है, राष्ट्र के बाद पीछे छूट रहा है, व्यक्ति ही ज़्यादा हो रहा है। अब इसको लाएंगे बिहार के परिप्रेक्ष्य में। तो जब भी स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए तो उसमें आप 2 पार्ट ले आइए। एक तो हाँ है, जो स्टेटमेंट कर रहा है कि हाँ इसको सीधी कीजिए कि हाँ ये चीज़ है। दूसरा कहिए कि नहीं ये बात नहीं है, उसके पक्ष में कुछ तर्क दीजिए, कहिए कि नहीं इसके बावजूद ऐसे है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल मैं दिखाता हूँ। जैसे यही था कि बिहार के परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट करें भारतीय राजनीति है कि नहीं, मैंने राष्ट्रोन्मुखी न होकर व्यक्ति उन्मुखी है बिहार के स्पष्ट में। तो बिहार में लिखेंगे तो पहले लिखेंगे कि हाँ बिहार के संदर्भ में व्यक्ति उन्मुखी है, हेडिंग बनाएंगे, उसके बाद पक्ष देंगे, या तो पॉइंट में दीजिए चाहे पैराग्राफ में दीजिए। तो इसमें दिखा सकते हैं आप कि जब लालू जी का शासन था तो उस समय भी लालू के नाम पे बहुत सारा वोट होता था। ठीक है, उसके बाद नीतीश गवर्नमेंट का आया तो वो विकास पुरुष के नाम पे अभी तक वोट हो रहा है। तो मैंने कुछ प्रभाव है इनका, और 2-4 मतलब बात दिखा देंगे कि जब चुनाव होता है तो उसमें व्यक्ति विशेष के ज़्यादा भूमिका रहती है। ऐसा अपने 3-4 पॉइंट बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद विपक्ष में आएंगे, विपक्ष में दिखाएंगे कि यद्यपि इसमें ये था, लेकिन यद्यपि व्यक्ति का ज़्यादा प्रभाव था, लेकिन फिर भी इसमें ये क्या बोलते हैं राष्ट्र की बात ऐसी नहीं है कि जिसे इसमें जैसे बीजेपी है एग्जाम्पल, बीजेपी केंद्रीय पार्टी है, इसका कोई क्या बोलते हैं मुख्यमंत्री का अपना घोषणा नहीं की और स्टेट में चुनाव लड़ी और सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। इससे ये सिद्ध होता है कि केवल नीतीश गवर्नमेंट व्यक्ति मुखी पर ही बात नहीं होता। उसके बाद राष्ट्रीय मुद्दा दिखाएंगे, जैसे सीए, बहुत सारे स्टेट में सीए एनआरसी पे चुनाव हो रहा था, फिर बहुत सारे में जाति की भूमिका होती है, धर्म की भूमिका होती है चुनाव में। तो ये सभी फैक्टर काम करते हैं, केवल एक व्यक्ति है उस पर चुनाव हो जाए ये संभव नहीं है। तो इसका भी दिखाएंगे और इसका भी दिखाएंगे कि जैसे अब यूपी में है तो यूपी में योगी का नाम है। तो मैंने जैसे भी है 2014 के बाद से दोनों पक्ष में आपको बैलेंस करके दिखाना है, पक्ष भी और विपक्ष भी। अगर केवल एक पार्ट लिखिएगा तो आपको नंबर कम आने की संभावना है। दोनों पार्ट लिखिए, है भी राष्ट्र व्यक्ति उन्मुखी है भी और नहीं भी है, दोनों में हम तुलना करके अपना 3-3, 4-4 आप फैक्ट दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद निष्कर्ष कैसे लिखे, तो निष्कर्ष आपको बैलेंस लिखना है, मतलब दोनों, यद्यपि इसमें राष्ट्रोन्मुखी न होकर व्यक्ति उन्मुखी है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ देखे जा सकते हैं कि राष्ट्रोन्मुखी के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, इसमें सुधार करने की आवश्यकता है, अपना दे सकते हैं। मैंने बैलेंस आप एक देना है, ये नहीं कि किसी को सपोर्ट कर देना है। ठीक है, तो ऐसे है दोस्तों। तो ये था, और एक और दिखाता हूँ। जैसे आप लोग ये गलती किए थे हार्ड क्वेश्चन में, जैसे मैं पूछा था रोजगार आर्थिक समृद्धि लाती है तो बेरोजगारी में विभिन्न समस्याएं स्पष्ट करें। ठीक है, इस क्वेश्चन में मैं कहीं भी बेरोजगारी का कारण नहीं पूछा था, लेकिन बहुत सारे बच्चों के सब ने बेरोजगारी के कारण लिखे थे। ठीक है, तो ऐसा नहीं करें। इसमें पूछा गया है कि रोजगार आर्थिक समृद्धि लाती है, तो पहले रोजगार दिखाएंगे, रोजगार को दिखेंगे, पहले तो एक इंट्रो दे देंगे, उसके बाद लिखेंगे रोजगार की आर्थिक समृद्धि से निम्न संबंध है, ऐसा हेडिंग बना सकते हो। उसके बाद लिखना चालू करेंगे, तो पहले बताएंगे कि रोजगार है, रोजगार से लोगों के पास पैसा आएगा, पैसा आएगी तो स्वास्थ्य शिक्षा आदि पर खर्च करेंगे, जिससे उनका जीवन स्तर में सुधार होगा, जीवन सुधार होगा तो फिर वो इकोनॉमी में सहयोग करेंगे, तो इकोनॉमी बढ़ेगी तो आर्थिक समृद्धि बढ़ेगा। ये पूरा साइकिल पूरा होता है, तो इसको दिखा देंगे तो आर्थिक समृद्धि लाता है, रोजगार प्रूफ हो गया कि रोजगार जब भी बढ़ेगा तो आर्थिक समृद्धि आएगी ही आएगी। उसके बाद देखिए जब बेरोजगारी होगी तो क्या होगा, लोगों के पास पैसा नहीं होगा, पैसा नहीं होगा तो अपनी जरूरत को पूरा नहीं कर पाएंगे, जब जरूरत को पूरा नहीं कर तो फ्रस्ट्रेशन होगा तो क्या करेंगे, गलत काम करेंगे तो बुरा परिणाम निकलेगा। इसके अलावा गरीबी है, भूखमरी है, बहुत सारी चीज़ों का ये परिणाम बनता है बेरोजगारी। तो इसको दिखा देंगे, विभिन्न समस्याएं कैसे होती है, तो इसको एक पैराग्राफ में दिखाएंगे। तो आधा क्वेश्चन ये कंप्लीट हुआ। इसमें ये लिखना था, न कि आप बताने लगे कि बेरोजगारी का ये कारण है, बेरोजगारी से ये होता है, ये सब नहीं बताना है। बेरोजगारी की समस्याएं बतानी है कि बेरोजगारी जब हो जाती है तो क्या होता है, विभिन्न समस्याएं क्या होती है। ठीक है,
उसके बाद ये हो गया। सेकंड पार्ट क्या था, कोविड-19 के दौर में रोजगार सृजन हेतु व्यवहारिक उपाय सुझाएं। इसमें स्पष्ट लिखा गया था कि उपाय सुझाना है, न कि सरकार का उपाय बताना है। आप लोग बहुत सबने देखा कि सब लिख रहे हैं सरकार के उपाय, ये योजना ये योजना ये योजना, वो सब नहीं लिखना था, वो आपका सुझाव पूछा गया था, आप अपना बताइए अपने से कुछ। अगर आपको नहीं आ रहा तो आप गवर्नमेंट की ही योजना में बता सकते हैं क्या इस योजना में सुधार किया जा सकता है, ये सुधार किया जा सकता है। उसके अलावा अपना कुछ सुझाव दीजिए कहाँ इस तरीके से काम किया जाए जिससे वर्क फ्रॉम होम का कल्चर बढ़ाया जाए कोविड-19 में। तो ये आपका सुझाव हुआ, न कि अभी कोई योजना चल रहा है। तो इस तरह से कुछ इनोवेटिव आपका पूछा है, जब गवर्नमेंट का पूछा जाए तब लिखें। इसके अलावा आप ऐसा नहीं है कि आप नहीं लिख सकते गवर्नमेंट का लिखिए योजना, एक दो लिखिए, दो तीन ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है क्योंकि पूछा नहीं गया है। जो पूछा जाए उसी को लिखें, ठीक है। तो ये रहा है दोस्तों। तो जो 2D पॉइंट लिखें, पहले तो जो पूछा जाए उतना कंप्लीट कर दें, उसके बाद ही कुछ अगर एक्स्ट्रा लिखने का क्रिएटिविटी तो लिखें, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, संसद द्वारा पारित कृषि अधिनियम 2020 के प्रावधानों का संक्षेप में उल्लेख करें। जब भी प्रावधान या कानून पूछा जाए तो पॉइंट वाइज में कुछ उसके कुछ होते हैं पॉइंट, हाँ ये कानून है, ये कानून, ये तो उसमें दिखाएं। बहुत सारे देख रहे हैं कि एक पैराग्राफ में 2-4 लाइन लिखे हो गया कानून, ऐसे थोड़ी कानून हो। तो कानून में कुछ प्रावधान होंगे तो प्रावधान को चर्चा करें, ठीक है। उसके बाद इसमें चुनौतियाँ क्या है, इसमें कंसर्न क्या है, तो कंसर्न को नीचे लिख के दिखाएंगे कि ये कंसर्न है एक पॉइंट में, एक कानून का, फिर दूसरी कानून का ये कंसर्न है, तो ऐसे लिखेंगे इसको। उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन था, क्या यह अधिनियम सहकारी संघवाद की भावना के विपरीत है, तर्क सहित अपने उत्तर की पुष्टि करें, पुष्टि कीजिए, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि क्या यह अधिनियम सहकारी संघवाद की भावना के विपरीत है। तो ये डायलेमा लाया आपके पास कि हाँ है कि नहीं है। तो आपको किसी एक तरफ नहीं जाना है कि है या नहीं, आपको इसके चक्कर में पढ़ना नहीं है, आपको दोनों तरफ दिखाना है कि हाँ है भी, एक तरफ लिखेंगे कि हाँ ये संघवाद के विपरीत है, उसके पक्ष में ये तर्क है कि ये राष्ट्रपति का विषय है, ये कृषि ये भी है, जो भी आपका तर्क है वो दीजिए। दूसरी बात, दूसरी तरफ में लिखेंगे नहीं ये संघवाद के विपरीत नहीं है, संघवाद को प्रोत्साहन दे रहा है, उसके तर्क में ये तर्क है, ये तर्क है, ये तर्क है। तो इस तरीके से जब दोनों लिख दिए तो ये बेटर आंसर हुआ। आप एक पक्ष लिखिएगा तो आप एक पक्षीय हो जाएगा। इसलिए मैं बहुत सारे लोगों का नंबर काटा हूँ, अच्छा से नंबर नहीं दिया हूँ, क्योंकि आप लोग दोनों नहीं लिखे। जब भी इस तरह का डायलेमा वाला क्वेश्चन मिले तब पक्ष विपक्ष दोनों लिखा जाता है, ये याद रखेंगे, ठीक है। अब इसका निष्कर्ष कैसे करें, तो निष्कर्ष बस वही है कि हाँ इस कानून में थोड़ा सा कमियाँ हैं, उसमें कुछ ये सुधार किए जा सकते हैं, तो ये कानून और भी बेहतर हो सकता है, जिससे क्या बोलते हैं किसानों को और भलाई होगी। पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव, सारा चीज़ एक ही एक कंक्रीट आपका क्या बोलते हैं निष्कर्ष हो गया। तो इस तरह का निष्कर्ष दीजिए, ठीक है। आप CAA और NRC में कानून आया है, अगर इसमें भी पूछेगा आपको डायलेमा आप किसके सपोर्ट में है, किसके विरोध में है, तो किसी के सपोर्ट किसी के विरोध नहीं करना है। अब दोनों के पक्ष भी बताएंगे, सरकार का क्या पक्ष है या लोगों का क्या पक्ष है, दोनों हो जाएगा। उसके बाद निष्कर्ष आपको बैलेंस दे देना है। नहीं समझ में आए तो सुप्रीम कोर्ट क्या बोला है उसमें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं निष्कर्ष में। कोई का आदमी विशिष्ट आदमी हो, जो अच्छा हो, जो पुराना वक्ता हो, या जो भी हो, किसी चीज़ में इंट्रोड्यूस हो, मैंने किसी को अच्छे से कोई अगर क्या बोलते कोई संस्था WHO का रिपोर्ट है उससे आप निष्कर्ष को कंक्लूड कीजिएगा तो आप पे दोष नहीं आएगा, उस पर जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने कंक्रीट आप निष्कर्ष डालें, अपना वो किसी पक्ष विपक्ष में पढ़ने का चक्कर में न रहें, ठीक है। और सरकार का विरोध नहीं करना, ये ध्यान रखेंगे, सरकार का कभी विरोध नहीं करना है, किसी कानून को पूरी तरह से काट नहीं देना है आपको निष्कर्ष में कि नहीं ये कानून पूरा खत्म है, इसको हटा ही देना चाहिए, ऐसा कभी नहीं करना है, क्योंकि आप एक प्रशासनिक अधिकारी बनने वाले हैं। आप में ये क्षमता होनी चाहिए कि आप दोनों पक्ष और विपक्ष दोनों को समझें और एक बैलेंस लेकर चलें। तो इस निष्कर्ष में यही दिखाना होता है कि हाँ मेरे पास बैलेंस है, ठीक है। तो ये था, तो यही था दोस्तों। अगर और सारी कुछ कमियां मिलेंगी तो मैं फिर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा और आपके कमी दूर करने का प्रयास करूंगा। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी मेंस का आंसर राइटिंग लिखने में दिक्कत हो रही है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं वहां पे आके आपको बताऊंगा कि ये सुधार कीजिए, ठीक है। तो यही था, आप कैसे प्रश्न को पहले समझे, तो पहले प्रश्न को 2-3 बार कम से कम पढ़ें, 2-3 बार पढ़िएगा तो उसमें उसके बाद उसको अंडरलाइन कीजिए कीवर्ड को, जैसे ठीक है, जैसे ये कीवर्ड था तो आपको बताया ही था कैसे कि उसको अंडरलाइन करना है। अंडरलाइन किए तो जैसे कारण है तो अंडरलाइन कर लिए, आप कारण को यहीं पे लिख सकते हैं कि मैं ये लिखूंगा। आप मेरा पहला वीडियो देखिएगा, हाउ टू राइट अ गुड आंसर, उसमें बताया गया है कि पहले कीवर्ड को अंडरलाइन की, पहले आंसर फॉर्मेटिंग कीजिए कैसे, वो सारा चीज़ बताया गया। तो आप वहाँ से देख लीजिए, उससे आप लोगों को बहुत हेल्प होगा। ये सब कीजिए, उसके बाद आंसर राइटिंग कीजिए। और ये भी दोस्तों ये लोग बहुत सारे कमियाँ कर रहे हैं कि आंसर लिखना है, ये आपका कमियाँ में है, इसको इसमें नोट कर दे रहा हूँ। ये जो आप लोगों को कमियां हैं कि आप लोग 6-7 पेज में आंसर लिखना है, ऐसा नहीं कीजिए। ये केवल ऑप्शनल में 6 पेज लिखना है। GS में आप कम से कम 3 से 4 पेज में ही आंसर लिखने का प्रयास कीजिए। टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान रखिए, 20 से 22 मिनट से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, अदरवाइज आपका क्वेश्चन छूट जाएगा, जिससे बहुत ही आपका हानि हो सकता है, लॉस होगा। इसलिए आप 20 से 22 मिनट और 3 से 4 मिनट में 3 से 4 पेज और 20 से 22 मिनट में लिखने का प्रयास करिए। इन बात को ध्यान रखेंगे। अब से लीजिए कि आप आंसर भेजिएगा तो 6-7 पेज का आंसर नहीं भेजिएगा, 3 से 4 पेज का आंसर भेजिएगा, नहीं तो वहाँ पेज ही खत्म हो जाएगा। तो इन बातों का ध्यान रखिए।
ठीक है। अब मेरा अगर आपको प्रयास अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर वीडियो को थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो दोस्तों में शेयर कीजिए, यही हम लोग मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। ठीक है दोस्तों, अगर कोई नया है तो मेरा वही टेस्ट सीरीज में आप लोग जुड़ सकते हैं, फ्री में है, इसको शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। कोई भी पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में आकर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।